हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं नीट 12th बायोलॉजी का जो आपका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के लिए एक टॉपिक रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया था। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, और आज बारी है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज हम बात करेंगे कि मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। अब आप सोचोगे मैम अभी तक तो हमने पढ़ा है कि हर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, ये सेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है, लेकिन फिर ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर दो पेरेंट्स, दो गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो जेईई हो, या हो आपका फाउंडेशन कोर्स, सारी चीजें आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और ना ही कोई फीस पे करनी पड़ती है। आप मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के थ्रू क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ अपने जो भी चुनिंदा एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। When we talk about NEET course module, सबसे पहली चीज जो हमारे पास है, it is the topic wise explanation videos। हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सेशंस आपको मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन सेशन का क्या मतलब है, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का एक एक टॉपिक जो है वो आपके साथ ब्रीफली डिस्कस किया जाता है, और उसे डिस्कस करने के बाद उसी से रिलेटेड आपको दिया जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ से मिलेगा, सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक लिंक होगी पीडीएफ की, वहां से उसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसे सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आपको नेक्स्ट मिलता है सोल्यूशन वीडियो फॉर द डीपीपी। तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डीपीपी और डीपीपी का सोल्यूशन। इसके बाद वी गो विद दी चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि वही है जो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। देन वी हैव लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो हम इसके बाद एक सेशन रखते हैं जहां पर हम चैप्टर से रिलेटेड साइंटिस्ट और उन साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, किस ईयर में दिया था, उसकी लिस्ट में आपको अलग से दे देती हूँ, तो वो आपके लिए डायरेक्ट मार्क्स गेनिंग चीज हो जाती है। देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोज। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन उस चैप्टर में से पूछा गया है उसके वीडियोज में आपको अलग से प्रोवाइड करती हूँ, तो वो आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, क्योंकि अब हमें मालूम है कि नीट के एग्जाम में कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और यही नहीं, फिर हमारे पास होता है डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन में आप मुझे अपने डाउट सेंड करते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देती हूँ। वी ऑल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर जो बहुत जल्दी आप सॉल्व करने वाले हो, एंड दी गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम रास्ता चलते चलते कभी कभी थक जाते हैं, शायद कभी कभी भटक भी जाते हैं, तो हमारी मंजिल तक हम सही सलामत पहुंच पाएं और उसे अचीव कर सके, इसके लिए आपको गाइडेंस सेशंस जो है वो बहुत जरूरी हैं। यानी कि नीट से रिलेटेड एनटीए के चाहे नोटिफिकेशंस हो, चाहे आपका टाइम टेबल हो, चाहे आपका स्टडी पैटर्न हो, चाहे आपकी नोट्स मेकिंग हो, या फिर आपके नीट का पूरा इंट्रोडक्शन कि कैसा पेपर होगा, किस तरह से बनेगा, कैसे देना होगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं गाइडेंस सेशन में। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और यही नहीं, वी ऑल्सो हैव द वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी समरी सेशन। एनसीईआरटी समरी सेशन जो होता है, वहां पर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बुक में से दी गई चैप्टर की हर एक समरी को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो नाउ दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्टार्ट करती हूँ अपने आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स क्या, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट अस गिव द हेडिंग मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बेसिकली है तो देखो कई सारे टाइप के, लेकिन ब्रॉडली एक्चुअली हमने इन्हें दो में डिवाइड कर रखा है। ब्रॉडली हमने इसे टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स।
ठीक है, अब वो टाइप्स क्या क्या हैं वो टाइप्स देख लेते हैं। टाइप सबसे पहले हमारे लिए है सिंगेमी। सबसे पहले हमारे पास है सिंगेमी। अब आप बोलोगे मैम सिंगेमी तो हम जानते हैं, हमने सुना हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं इसका एक और नया पिक्चर आज आपको दिखाऊंगी। सिंगेमी है। दूसरा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रॉडली हमारे पास है कॉन्जुगेशन। दूसरा है कॉन्जुगेशन। बिल्कुल, अभी जब ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इससे हमारा, मैं आपको बताती हूँ, आगे के 3 चैप्टर का बेस बनने वाला है। बेस बनने वाला है यानी क्या, सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, एंड फोर्थ चैप्टर जो है जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप पढ़ने वाले हो। ये तीनों चैप्टर का माध्यम ये पहला चैप्टर ही है, ठीक है। तो इस पहले चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखते हैं जो मतलब परमानेंट हमें यूज होगी तीनों आगे के चैप्टर्स को पढ़ने में। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। इसीलिए अब मैं जब ये बेसिक चीजें आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं बिल्कुल लेवल 1 से लेवल 12 तक लेके जाती हूँ आपको इस टॉपिक के लिए। तो मुझे मालूम है आपको सिंगेमी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर अभी अपना बिल्कुल कंसेप्ट मत लगाना, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा हुआ है फिर आप उसको उससे कोरिलेट बिल्कुल कर सकते हो, कुछ अलग नहीं मिलेगा। लेकिन बस दिमाग के दरवाजे खुले रखना, आंखें कान खुले रखना और सिर्फ यही ध्यान देना, ऐसे समझ जाओगे कि जीवन भर के लिए याद रहेगा, ठीक है। सिंगेमी में आपको पता है गेमी वर्ड का मतलब क्या होता है? गेमी वर्ड का मतलब होता है मैरिज। गेमी वर्ड का मतलब क्या होता है? मैरिज, वेडिंग, शादी, जहां पर दो लोगों का मिलन होता है। इतनी बात तो मालूम है। तो सिंगेमी में कोई दो चीज हैं जो मिल रही हैं, और जब दो लोगों का मिलन होता है तो वो परमानेंटली होता है। भाई शादी तो परमानेंट समझते हैं हम, आज के जमाने की बात अलग है भाई, आजकल लड़कियां चली जाती हैं, लड़के चले जाते हैं, अलग बात है। पर हम ऐसा मानते थे, मतलब जैसे बायोलॉजी है वो ये मान के चल रही भाई शादी हो गई तो भाई अब तुम परमानेंट पार्टनर यही हो, तो अब ऐसे ही चलेगा, परमानेंट पार्टनर यही हो, ऐसे ही चलेगा से हमारा बायोलॉजी का सिंगेमी आया है। यानी सिंगेमी का मतलब होता है इट इज व्हेन द gametes from two parents are permanently involved and they form zygote। बात समझे? gametes from two different parents, gametes from two different parents fuse permanently to form zygote। बहुत सिंपल, बहुत इजी चीज लिखी है। क्या लिखी है कि अगर सिंगेमी को समझना है तो सिंगेमी होता है गैमीट्स का फ्यूजन। गैमीट्स जो है दो अलग अलग पेरेंट्स से निकले और दोनों गैमीट्स जो है फ्यूज कर गए, और वो भी अनंत काल तक के लिए। अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, यानी कि वो परमानेंटली फ्यूज हो गए, परमानेंट फ्यूजन हो गया, वो अलग कभी नहीं होगा। और फ्यूज करके जो बना वो था जाइगोट, फ्यूज करके जो बना वो था जाइगोट। तो इट इज सिंगेमी, इट इज सिंगेमी। बात समझ में आई? अब सिंगेमी जो है इसके भी अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंगेमी के टाइप्स कैसे हो सकते हैं मैम? आप तो कह रही हो गैमीट्स जो हैं वो परमानेंटली तो फ्यूज हो गए, अब इसमें क्या टाइप निकालोगे आप जब फ्यूजन ही परमानेंट हो गया? कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है? तो मैं बताती हूँ, टाइप्स ऐसे नहीं है कि फ्यूजन में कुछ डिफरेंस है, टाइप ये है कि गैमीट्स में कुछ डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स जब फ्यूज हो परमानेंटली टू फॉर्म जाइगोट इज द सिंगेमी। बात समझ गए? अब आ जाओ कॉन्जुगेशन पे। तो कॉन्जुगेशन में ऐसा क्या है फिर? कॉन्जुगेशन जो होता है यहां पर, अब देखो क्या डिफरेंस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे और दोनों के गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे, राइट? मानते हो? तो सिंगेमी में तो आपने कहा परमानेंट हो गए, तो यहां टेम्पररी हो जाएंगे। इजी, सिंपल। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि टू पेरेंट्स come together temporarily,
दो पेरेंट्स साथ आए हैं पर टेम्पररी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स come together temporarily for fusion of their दो पेरेंट्स थे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो वो एग्जाम्पल है कॉन्जुगेशन के। तो इनमें क्या हुआ, दो पेरेंट्स थे, टेम्पररीली दोनों पेरेंट्स आए, भाई इनके लिए ऐसा है काम करना है, एक काम कर भाई और निकल। तो काम क्या करेंगे, वो एक पेरेंट आया, दूसरा पेरेंट आया, दोनों ने अपने गैमीट्स दिए, गैमीट्स फ्यूज हो गया, अब तू जा, अब मैं जा रहा हूं, ऐसा हो जाता है। वो साथ में हमेशा रहते नहीं है। सो सिंगेमी इज परमानेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेम्पररीली मिलते हैं और अपने गैमीट्स को फ्यूज करवा देते हैं। ठीक है, तो ये है सिंगेमी, ये है कॉन्जुगेशन। फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, नोट इट डाउन। डन, ओके। अब देखो, सिंगेमी समझ में आ गई, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। एक और डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल जो है, कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो कॉन्जुगेशन देखा जाता है बैक्टीरियाज में और पैरामीशियम में। ठीक है, अब आप खुद सोचो, बैक्टीरिया छोटा सा ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम छोटा सा ऑर्गेनिज्म, कैसे वो टेम्पररीली मिलकर के फ्यूजन ऑफ गैमीट्स करवा रहे होंगे। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। दीज पेरेंट्स फॉर्म साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये क्या बना लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेशन के बारे में। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्यों बनाएंगे, क्योंकि भाई मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना, और ये एक बैक्टीरिया है। अब इन दोनों को अपने गैमीट्स एक्सचेंज करने हैं, तो कैसे एक्सचेंज करें, ये दोनों क्या करेंगे, अपना साइटोप्लाज्म मिला देंगे थोड़ी देर के लिए। क्या करेंगे, अपना साइटोप्लाज्म मिला देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक, और अपने गैमीट्स को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, और जब गैमीट्स का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी। तो गैमीट्स एक्सचेंज भी हो गए, टेम्परेरी बेसिस पर पेरेंट्स मिल भी गए और उन्होंने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाया, उसके थ्रू कॉन्जुगेशन कर लिया। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और पैरामीशियम। अगर यहां आओगे और देखना चाहते हो कि सिंगेमी क्या हो रही है, भाई सबसे इजी, ह्यूमन बीइंग्स में सिंगेमी तो हो रही है कि गैमीट्स मिल गए, टू पेरेंट्स से, टू डिफरेंट पेरेंट्स से। डिफरेंट पेरेंट मतलब कि एक मेल था दूसरा फीमेल, और दोनों मिल गए, दोनों ने क्या करा, परमानेंटली फ्यूज करा दिए गैमीट्स। अब वो उन्हें कोई जाइगोट में से अलग कर सकते हो क्या, जाइगोट में से आप खुद बताओ, ओवम को या फिर स्पर्म को अलग कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे, फ्यूजन हो गया, मर्ज हो गए। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स में भी ऐसा ही हो रहा है। आप अलग नहीं कर सकते मेल गैमीट को एग में से, अगर ओवरी में चला जाए तो वो चीजें, अगर ओवरी में चला जाए, मैंने बोला फर्टिलाइजेशन के बाद आप इनको अलग नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन से पहले तो खूब अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंगेमी, ये हो गया कॉन्जुगेशन। तो यहां पर हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस जो हैं फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ये दोनों हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज वाला जो पॉइंट है ये भी डेफिनेटली अपने नोट्स में मेंशन करें। ठीक है, अब आइए थोड़ा इसे हम रीड करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सिंगेमी के बारे में, और क्या दिया हुआ है कि सिंगेमी जो है, इट इज द कंप्लीट परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। बताया ये मैंने, परमानेंट फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट्स का टू फॉर्म जाइगोट। अब देखो, अगर ये एक मेल गैमीट था, ये मेल गैमीट है स्पर्म और ये फीमेल गैमीट है एग, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या इसमें से जाइगोट में से आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। वंस अ जाइगोट ऑलवेज it is going to convert into organism only, but जाइगोट से वापस नहीं आ सकते, जाइगोट से एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग जरूर जा सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज
ये जो प्रोसेस है ये किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा नाम, जैसे ही भूख लगे स्ट्रासबर्गर को याद कर लेना। जैसे ही भूख लगे बर्गर खाने का मन हो, स्ट्रासबर्गर सर को याद कर लेना। सिर्फ याद करने का तरीका है ना। साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, बहुत बड़ा काम करते हैं साइंटिस्ट लोग। इसीलिए हमेशा आपने कभी भी देखा होगा, जैसे कोई अगर बहुत अच्छा सिंगर है वो अपने गुरु का नाम लेता है ना, तो ऐसे करके नाम लेता है। मेरे मुंह से किसी भी साइंटिस्ट का नाम निकलता है ना, वो अपने आप सर आगे या पीछे लग के निकलता है। एक वो रिस्पेक्ट होती है। देखो मैं ये हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं कह रही हूँ, पर इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में अपना एक उसूल बनाओ। क्या? कि जिससे आप शिक्षा ले रहे हो ना, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो होती है वो आपका एनलाइटमेंट है। बिना शिक्षा, बिना ज्ञान के आदमी, मुझे नहीं लगता कि, देखो अगर आपके पास रीज़न है, नहीं कोई पढ़ पाया, बहुत पुराने समय में वो सारी चीज़ें नहीं चलती थी तो अलग बात है, आज के समय में तो है। आपको नहीं पता कि आपके पीछे एक टीचर कितनी मेहनत करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अ टीचर, बट इट इज़ लाइक, अब जैसे मैं अगर अपने मैं क्लिनिक की बात करूँ तो मेरे जो क्लिनिक में मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी चेयर पर मैं आज भी नहीं बैठ पाती हूँ। वो अंदर से एक लगता है ना यार, उस आदमी ने कितनी मेहनत करी होगी ना उस चेयर पर बैठने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बस इट इज जस्ट अ रिस्पेक्ट जो दिल में आती है, मतलब किसी को सिखाई नहीं जाती मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। पर ये आपका उसूल है, अगर बना लोगे तो जीवन भर के लिए रहेगा। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। जो सिंगेमी का प्रोसेस था वो स्ट्रासबर्गर सर ने डिस्कवर किया था, जहां पर हमने क्या बोला, दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, उनके दो अलग अलग गैमीट्स हैं, वो जब फ्यूज हो जाते हैं तो परमानेंट फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई? चाहो तो ये डायग्राम बना के रख सकते हो। डन? ओके। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, सिंगेमी मे बी ऑफ 4 टाइप्स। अब देखो गैमीट्स जो है वो भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हमने कि स्ट्रक्चर कैसा है जो गैमीट्स फ्यूज होने वाले हैं, यहां हमारा मेन मुद्दा क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। दो गैमीट्स जो फ्यूज होने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे डिपेंड है। तो सिंगेमी हमारे पास 4 अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है आइसोगेमी। अब आज का होमवर्क चालू होता है। चलो सबसे पहले नाम याद करेंगे, समझेंगे बाद में। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी एंड होलोगेमी। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये ऑलरेडी याद है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये नया है। तो ये जिनके लिए भी नया है वो आज मुझे सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। अभी वीडियो को पॉज करो और चारों वर्ड्स लिखो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन द सिंगिंग। पहला आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी एंड होलोगेमी। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी एंड होलोगेमी। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोगेमी को। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोगेमी, जब हम आइसोगेमी की बात करते हैं तो इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, गेमी का मतलब फ्यूजन। तो यहां पर सेम टाइप के गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोगेमी। और आपको पता है ये जो हम टाइप बोल रहे हैं ना स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी वो कैसा दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, अगर दोनों गैमीट्स ऐसे दिख रहे हैं तो ये आइसोगेमी। ठीक है। अब अगर एक ऐसा दिख रहा है और दूसरा ऐसा दिख रहा है, दूसरा ऐसा दिख रहा है, अगर ये एक पेयर है तो ये दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इस पेयर में तो दोनों सेम दिख रहे हैं ना। सो इट इज अबाउट कि हाउ द गैमीट्स हैव बीन फॉर्म्ड, कैसा गैमीट है उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसा गैमीट है, शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा आइसोगेमी। देखो क्या लिखा है, आइसो में लिखा है फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट। मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली सिमिलर गैमीट्स किसमें देखे जाते हैं? मोनोसिस्टिस इज द एग्जांपल। अब नोट्स में एग्जांपल डिफरेंट कलर से लिखना है। मोनोसिस्टिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोगेमी।
सेकेंड हमारे पास है एनआइसोगेमी। मैंने आपसे कहा था आइसो का मतलब होता है सेम, अब मुझे ये सेम चीज करनी है एब्सेंट, तो मैं क्या कर सकती हूं, आइसो के आगे मैं एन लगाकर इसको एनआइसोगेमी कर दूं, एनआइसोगेमी कर दूं। तो एब्सेंट हो गया सेम स्ट्रक्चर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स व्हेन इन्वॉल्व टुगेदर वो फॉर्म कर देते हैं क्या, एनआइसोगेमी। व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ when two morphologically different type of gametes fuse, so that is anisogamy. So fusion of two dissimilar gametes, दोनों अलग अलग हैं, कैसे हैं, dissimilar. एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग, रैबिट एंड मैमल्स। मैम फ्रॉग, रैबिट और मैमल्स याद करने की जरूरत ही नहीं, तुमको मालूम है कि मेल का जो गैमीट होता है स्पर्म वो ऐसा दिखता है और ओवम ऐसा दिखता है, तो दोनों गैमीट्स अलग अलग ही है ना भाई। अब जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर अलग हैं, दोनों स्ट्रक्चर दिखने में अलग हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, तो जो फॉर्मेशन हुआ वो हुई एनाइसोगेमी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऊगेमी। अब ये ऊगेमी कैसी होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट। जब भी आपको कहीं पर ऊगेमी लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर भी अगर आपको ऊगेमी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना यहां पे क्या होगा कि हमारे पास एक पहले नंबर पे होगा वन लार्ज नॉन मोटाइल, वन लार्ज नॉन मोटाइल, लार्जर नॉन मोटाइल कौन सा गैमीट, फीमेल गैमीट, लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट। व्हेन फ्यूजेस, जब ये फ्यूज हो किसके साथ, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, लार्जर का स्मॉल, नॉन मोटाइल का मोटाइल, फीमेल का मेल, तो किसके साथ फ्यूज कर जाए, विथ वन स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। अगर ऐसा स्ट्रक्चर फ्यूज हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऊगेमी। ऊगेमी में अगर याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा याद रखो, ओवम एग, ओ से होता है ना ओवम एग, तो ओ जो है यहां पर फीमेल वाला पोर्शन रहता है, यानी कि लार्जर पोर्शन विद दी नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, ऊगेमी में क्या होगा, लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट इज गोइंग टू फ्यूज विद द स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। ऑलराइट, तो ये हो गई ऊगेमी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ ली, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, इससे आपको ये सारी चीजें यहीं सेशन में याद हो जानी चाहिए। घर जाके वापस से, मतलब घर जाके वापस से क्या, अब जब वापस से इसको पढ़ोगे तो बस रिवाइज करोगे, इतना क्लियरली इसे समझ लेना, इधर उधर ध्यान कहीं मत लगाओ, लिखने पे सिर्फ ध्यान मत लगाओ, सुनने पर भी ध्यान लगाओ। ठीक है, ऊगेमी समझ में आ गई। इसके बाद ऊगेमी को पढ़ लेते हैं। व्हाट डज इट से, इट सेज फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट यानी कि एग एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड। एग्जाम्पल है रेड आल्गे में ऐसा देखा जाता है। एग्जाम्पल जरूर से हाईलाइट करते चलना है। आई रिपीट, आइसोगेमी में हमने लिखा है मोनोसिस्टिस और एनाइसोगेमी में हमारे पास रैबिट मैमल है, ऊगेमी में हमारे पास रेड एल्गे है। अब आता है एक नया वर्जन, दैट इज होलोगेमी। नया वर्जन कौन है, होलोगेमी। होलोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के गैमीट्स का फ्यूजन हुआ विच एक्ट एज गैमीट। अब देखो यहां पर जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होलोगेमी, ठीक है। अब होलोगेमी वहां होगी जहां पर बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जहां पर बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट को अगर करना है कंबाइन तो यहां पर दो ऑर्गेनिज्म, एक ईस्ट का सेल ये है, एक ईस्ट का सेल ये है, तो ये ही दोनों आपस में कंबाइन कर गए। और जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में कंबाइन कर जाएं जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि यहां पर ऑर्गेनिजम्स हैव कंबाइंड, कम टुगेदर, ऑर्गेनिजम्स कम टुगेदर इंस्टेड ऑफ, ऑर्गेनिज्म साथ में आ गए इंस्टेड ऑफ गैमीट्स।
बजाय गैमीट्स मिलते ऑर्गेनिज्म खुद ही मिल गया। एग्जाम्पल कौन हो गया? ईस्ट इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन हो गया? ईस्ट। नोट इट डाउन। देखो, फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स विच एक्ट एज गैमीट्स, एग्जाम्पल ईस्ट। नोट इट डाउन, नोट करिए इसको। डन? ऑल राइट, इसको देखिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये वाला नोट करिए। डन? ओके। ऊगेमी, ऑल राइट। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फ्यूजिंग गैमीट्स, सिंगेमी में भी ऑफ 4 टाइप्स पढ़ी थी हमने। अब देखो, आइसो दिख रही है, हेटेरो दिख रही है, हेटेरोगेमीट्स ऑफ होमो सेपियंस, यहाँ पे फ्यूकस के दिख रहे हैं, यानी कि फ्यूकस के हेटेरोगेमीट्स। पहले हम आइसोगेमीट्स देखें, क्लैडोफोरा में आइसोगेमीट्स दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देखो, 2 फ्लैजेला इसके पास है, 2 फ्लैजेला इसके पास है। लेकिन अगर हेटेरो देखोगे, हेटेरोगेमीट्स देखोगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। हेटेरोगेमीट्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, सही है। तो इसमें एक गैमीट ये वाला दिख रहा है, ये पूरा सेल, और एक गैमीट ये दिख रहा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा सा है और ये कितना छोटा सा है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। अगर आप होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग के हेटेरोगेमीट्स देखोगे तो देखो, इतना बड़ा ये है ओवम, ये है स्पर्म्स, समझ आ रहे हैं। तो 2 गैमीट्स यहां पर भी हैं क्लैडोफोरा में। जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। 2 गैमीट्स यहां पर हैं, तो ये फ्यूकस में एक बड़ा सा गैमीट दिख रहा है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गैमीट दिख रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हैं गैमीट्स। दोनों एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से आए हैं। सिर्फ अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ दिया जाए तो बाकी तो देखो ह्यूमन बीइंग सब एक जैसे होते हैं, सब में हार्ट, किडनी, लिवर सब में प्रेजेंट है। सिर्फ दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो डिफरेंट हैं, और एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम अलग अलग हैं मेल और फीमेल में। अदरवाइज ऑर्गेनिज्म एक ही था, लेकिन देखो गैमीट्स कितने अलग हैं, यहाँ गैमीट्स कितने अलग हैं, यहाँ गैमीट्स बिल्कुल सेम है। तो हर तरीके का आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर यू टू मेमोराइज। आप देख करके इसे याद रख सके। और लिखने वाला पोर्शन हमारा कौन सा था? ये वाला। बात समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर हो गया। ऑल राइट, आगे चलते हैं। हाँ, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अब हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस। अभी हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस के बेसिस पर। प्लेस ऑफ अकरेंस यानी कि कहां पर होगा ये जो फ्यूजन हुआ गैमीट का, वो कहां होगा? ये जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, ये हमें किसकी देखनी है? फ्यूजन की। कि फ्यूजन कहां हो रहा है भैया गैमीट्स का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास सिंगेमी 2 टाइप की होती है, और वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज एक्सोगेमी। 1 सेकेंड, हाँ। First one is exogamy. Second one is endogamy. ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, अगर कहीं पर भी वर्ड एक्सो लगा हो तो समझ जाना उसका मतलब होता है आउटसाइड। कहीं पर भी वर्ड एंडो लगा हो तो उसका मतलब होता है इनसाइड। ये दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है। एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। तो एक्सोगेमी मतलब कहीं बाहर एक्सोगेमी हो रही होगी। और क्या देखना है हमें? फ्यूजन देखना है। अकरेंस किस चीज का देखना है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का। तो व्हेन द गैमीट्स फ्यूज आउटसाइड द बॉडी, व्हेन द गैमीट्स और सेक्स सेल्स जो है वो फ्यूज हो जाए बॉडी से बाहर, तो उसको हम कहते हैं एक्सोगेमी। और जब ये जो गैमीट्स हैं ये बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोगेमी। सी नाउ, फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको। सिंगेमी occurs outside the body of organism, external medium, ज्यादातर पानी में। तो अगर हम एक्सोगेमी की बात करें, तो मैंने आपको बताया एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विल टेक आउटसाइड द बॉडी। Fusion of gametes
टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फ्यूजन ऑफ गैमीट कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये कैसे होगा? इट इज गोइंग टू हैपन इन दी वाटर बॉडीज। कहां पर होगा भाई? जहां पर भी पानी प्रेजेंट है, जहां पर भी पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है पानी। ठीक है, पानी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर है फ्रॉग। कौन है? फ्रॉग। ठीक है, तो वैसे तो देखो फ्रॉग व्रॉग मुझे बनाना आता नहीं है, ये लग रहा है फ्रॉग, चींटी जैसा लग रहा है मुझे। तो मान लो यार कि यही फ्रॉग है। ठीक है, तो एक फ्रॉग ये है, एक फ्रॉग ये है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये है फीमेल फ्रॉग, ये है मेल फ्रॉग। ठीक है, कौवे जैसा लग रहा है, फ्रॉग तो लग ही नहीं रहा। ओके, तो एक है फीमेल फ्रॉग, दूसरा है मेल फ्रॉग। ठीक है, फीमेल फ्रॉग क्या करेगी? अपने एग्स रिलीज कर देगी वाटर में। ठीक है, एग्स रिलीज कर दी वाटर में। मैडम इतने सारे एग, उन लोगों को ज्यादा गैमीट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि वाटर की वजह से उनके गैमीट्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वेव ऑफ हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, गुम जाते हैं। कोई मछली खा जाती है, कोई फिश ने खा लिया, किसी और ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, नहीं तो पानी के बहाव में बह गए। अब क्या करें, है ही नहीं, इसलिए ज्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर ये मेल फ्रॉग क्या करेगा? इसके ऊपर ये मेल फ्रॉग जो है वो अपने गैमीट्स को यानी कि स्पर्म्स को डाल देगा। ठीक है, अब जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे तब जाकर के एक बेबी फ्रॉग बनेगा। और एक्चुअली वो सीधे बेबी फ्रॉग भी नहीं बनता, वो क्या बनता? पहले वही टेडपोल बनेगा, है ना, फिर वो आगे डिवीजन करता जाएगा, तो फिर उसके बाद अडल्ट बनेगा। तो यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट कहां हुआ? बॉडी से बाहर। So when the fusion of gametes take place outside the body, it is called as exogamy, and mostly the medium where this fusion takes place is water. ज्यादातर ये फ्यूजन जहां होता है वो कौन सी जगह होती है? It is the water. इतनी बात समझ में आ गई? सबको एक्सोगेमी समझ में आ गई? ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसको पढ़ते हैं। इट सेज एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो, सिंगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम यानी कि मोस्टली ज्यादातर पानी में अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट हो गया सो इट इज एक्सोगेमी। एग्जाम्पल बोलो क्या क्या है? एल्गे, फिशेज, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस फ्रॉग की बात कर रहे थे, तो एल्गे हो गई, फिश हो गई, एम्फीबियन हो गए, इनके गैमीट्स इनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और फिर एक्सटर्नल मीडियम के अंदर ही इनका फ्यूजन होता है एंड एक्सेट्रा। ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यही तो होता था व्हेन दी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता था? व्हेन दी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, यूजुअली प्रोड्यूस ह्यूज नंबर ऑफ गैमीट्स। मैंने बोला था ना ज्यादा नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली हो रहा है ना। देखो बॉडी के अंदर होता तो गैमीट कहां भाग के जाता? कहीं नहीं जा सकता था, इसीलिए एक दो गैमीट से भी काम हो जाता क्योंकि सेफ रहता ना, गुमता नहीं कभी। लेकिन जब बॉडी से बाहर होगा तो चांसेस हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको उड़ा के ले जाएंगे। पानी के बहाव में बह गया गैमीट, किसी लार्ज फिश ने गैमीट खा लिया, किसी और एम्फीबियन ने खा लिया, तो क्या होगा? गैमीट गुम जाएगा। तो जो गैमीट का फ्यूजन है उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। इसीलिए जब भी एक्सोगेमी वाले ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वो बहुत सारे नंबर ऑफ गैमीट्स रिलीज करते हैं ताकि क्या हो सके? बहुत सारे गैमीट्स रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। सो टू एनहांस द चांस ऑफ सर्वाइवल, इट इज बिकॉज देयर ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स। और ये भी है ना कि सर्वाइवल की लड़ाई भी है। छोटा सा टेडपोल कहीं भी उचकता हुआ जा रहा है, कोई भी फिशाई खा के चली गई, तो सर्वाइवल की भी इनके साथ बहुत लड़ाई है। सर्वाइवल की भी बहुत लड़ाई है, बहुत खींचातानी है, कैसे होगा सर्वाइवल? सो दिस इज अबाउट द एक्सोगेमी। नोट कर लीजिए इसको।
डन, ओके, इसको नोट कर लीजिए, डन। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे चलो, एंडोगेमी। एंडो मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो गैमीट्स भी कम प्रोड्यूस होंगे, चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सोगेमी, और फ्यूजन भी कहां हो जाएगा? बॉडी के अंदर। सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंगेमी कहां होती है? बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिंगेमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब में हो रहा है। In order to enhance the chance of syngamy, large number of male gametes are produced. अच्छा, एक चीज मैं अगर बोलूं कि मैंने बोला गेमीट्स एंडोगेमी में कम प्रोड्यूस होंगे, मैं आपको गलत बोल गई। एंडोगेमी जो है उसमें क्या होगा? जैसे पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है? आपको भी पता है, फ्लावर है, फ्लावर का फीमेल स्ट्रक्चर जो है यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसके अंदर है एग। अब इसको किसकी जरूरत है? इसको जरूरत है पोलन की, ठीक है। पोलन यहां से भाई निकलना था, तो कभी यहां चला गया, 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 यहां आ ही नहीं रहा, तो आधे पोलन तो गुम गए ना। अब बेचारा कोई धक्का खाके यहां से, ये बेचारा धक्का खाके यहां आ गया, ठीक है। और जब आ गया तो इसने क्या करा? ये इसके एक्साइन की लेयर भी बना देते हैं। अब ये पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, माइक्रोपाइल से अंदर जाएगा ओवरी के और करेगा फ्यूजन। ये बात सबको समझ में आती है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है ना, आधे तो पोलन गुम ही जाते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है। तो एंडोगेमी, सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ब्रायोफाइट्स में दिख रहा है, टेरिडोफाइट्स में दिख रहा है, जिम्नोस्पर्म्स में दिख रहा है, एंजियोस्पर्म्स में दिख रहा है। और ताकि इनहैंस हो जाए सर्वाइवल, सिंगेमी हो ही जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है ना कि अरे यार प्लांट में ऐसा हो रहा है, एनिमल में कैसा होगा, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है। अभी इसे नोट कर लो, नोट इट डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपसे कहा था टेम्परेरीली, अगर कम समय के लिए दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ आए, अपने गैमीट्स को एक साथ फ्यूज करा दे, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और कैसे फ्यूज कराया था? यहां पर आपको क्या देखने को मिला था? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज देखने को मिला था। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। सो इट इन्वॉल्व्स टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पेरेंट्स जो इन्वॉल्व हुए हैं टेम्परेरीली, वो कैसे होते हैं? सेम स्पीशीज के होते हैं। जैसे दो बैक्टीरिया ही आपस में कंबाइन होंगे, बैक्टीरिया और पैरामीशियम कंबाइन नहीं हो जाएंगे। दो पैरामीशियम ही आपस में कंबाइन होंगे, बैक्टीरिया और पैरामीशियम नहीं हो सकते। सो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दीज पेरेंट्स एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लियाई देन सेपरेट। ये जो है ये अपने क्या करते हैं? न्यूक्लियाई को एक्सचेंज कर देते हैं और हो जाते हैं सेपरेट। अपने अपने न्यूक्लियाई मिलाए, भाड़ में जाओ, और ये सेपरेट हो गए। इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है ना, एक को दूसरे से लेना। आप देखो, जहां पर उस पार्टनर को साथ में रहना पड़ रहा है वो लेना देना करे, चिक चिक करे। अब इनको तो भाई क्या करना है? इनके जो न्यूक्लियाई है उसको फ्यूज करा देना है और भाग जाना है। अब इट इज समवॉट लाइक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये थोड़ा थोड़ा क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसा दिखता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पैरामीशियम बैक्टीरिया, शुरू में ही बता दिया था, एंड सीलिएट्स। सीलिएट्स मतलब जिसके पास सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया प्रेजेंट हो are the ciliates. Then conjugation is responsible for providing genetic variability even among various organisms of same species. भले ही ये सेम स्पीशीज में हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स कंबाइन हो रहे हैं, और इसी रीजन से इसमें आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया।
अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। तो हम इसे समझते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज करिए हम मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया ये है, ठीक, और दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास ये है, ठीक। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है थोड़ा उसको देखते हैं। बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है एक तो खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्चुअली वो ऐसा नहीं दिखता है, वो ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। अब ये सब क्या क्या बना दिए मैम आपने, तो ये समझो कि ये बैक्टीरिया 1 है और ये बैक्टीरिया 2 है। कोई दिक्कत इतने में नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर मैडम क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक, और ये क्या है, दिस इज प्लाज्मिड, ठीक। सिमिलरली यहां पर हमारे पास एक बैक्टीरिया है, लेकिन इस बेचारे बैक्टीरिया के पास जो है सिर्फ जो प्रेजेंट है वो क्या है, इट इज हैविंग ओनली द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये प्लाज्मिड अलग से प्रेजेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं कि भाई आप जो हो स्पेशल हो हमारे लिए, आप हो फर्टाइल बैक्टीरिया। आप क्या हो, फर्टाइल बैक्टीरिया। फर्टाइल बैक्टीरिया, फर्टिलिटी जिसमें हो उसे कहते हैं हम ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास अलग से प्लाज्मिड हो, क्योंकि प्लाज्मिड होने की वजह से इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये फॉर्म कर सकता है पिलाई, ये फॉर्म कर सकता है पिलाई, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये ऐसे पिलाई फॉर्म कर लेता है। जब ये पिलाई फॉर्म करता है तो यही वो पिलाई स्ट्रक्चर है जिसके साथ दो बैक्टीरियाज आपस में मिलकर के एक वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लेते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं। अब ये पिलाई क्या करेगा, अटैचमेंट करवाएगा दूसरे बैक्टीरिया के साथ, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट करवा देगा, ठीक है, ये क्या करा देगा, दूसरे बैक्टीरिया से कंबाइन करा देगा इस तरीके से। और जब ये बैक्टीरियाज आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये जो बना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इसमें से क्या होता है, थोड़े थोड़े मटेरियल में थोड़ा थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जो है वो ट्रैवल करके यहां जाता है, तो ये पार्ट्स में जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि पहले ए पार्ट जाएगा, फिर बी पार्ट जाएगा, फिर सी पार्ट जाएगा। मतलब मान लो कि ये पूरा ए से जेड तक है, मैं ऐसा कह रही हूं, ऐसा मानना है, ऐसा है नहीं, ठीक है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक पूरा सर्कल था जो कि ऐसा ऐसा दिख रहा था, तो इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स जाते हैं, पहले इतना पार्ट गया, फिर इतना पार्ट गया, फिर इतना पार्ट गया, फिर इतना पार्ट गया, फिर इतना पार्ट गया, ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं। और ये जो है ना, ये ऐसे एक बार में नहीं हो जाता, जितने आसानी से मैंने आपको बताया है इतने आसानी से ये नहीं हो जाता,
इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारा कुछ मोशन लगता है, बहुत सारे मोशंस, बहुत सारी प्रोसेसेस लगते हैं, तब जाके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये स्पेशल स्ट्रक्चर अलग से प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं F+ सेल। उसे हम क्या कहते हैं? F+ सेल। ठीक, F+ सेल जब कंबाइन कर जाए किसी दूसरे बैक्टीरिया के सेल के साथ और अपना प्लाज्मिड थोड़ा थोड़ा आगे पहुंचा दे तो वो सेल कैसा हो जाए? अब इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया ना, इसके पास तो था ही, इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया, तो अब ये क्या हो गया? ये भी हो गया F+ सेल। अभी तक ये क्या था? जब इसके पास ये कुछ भी नहीं था तब ये था F- सेल, लेकिन जब इनमें कॉन्जुगेशन हो गया, यानी कि अगर मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो पता है ये कैसा दिखेगा? देखो 1 मिनट। हाँ, ये मैंने आपको इतना तो समझा दिया, अब मैं इसे थोड़ा क्लियर करती हूं। देखो, इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल देती हूं ये है F+ सेल। कोई दिक्कत है? नहीं। और इसमें नहीं था तो इसको मैंने बोल दिया F- सेल। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? ये धीरे धीरे इधर ट्रांसफर होगा, तो चलो ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई इनमें। अब यहां पे क्या हुआ? ये इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और जो हमारा प्लाज्मिड था वो कुछ ऐसा, था। अब धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर यहां जाने लगा है। तो जो पहले F+ सेल यहां था और F- सेल यहां था, अब ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा F+ सेल, क्योंकि इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया। ठीक है, और ये है हमारा कॉन्जुगेशन ब्रिज, और इसका प्लाज्मिड धीरे धीरे वहां जा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गई सेकेंड स्टेप। कोई दिक्कत इतने में? इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि ऐसा होता है। एक बैक्टीरियल सेल था, उसका अपना जीनोम, अपना क्रोमोसोम था, तो एक बैक्टीरिया थोड़ा सा अच्छा लकी निकला, उसके पास प्लाज्मिड भी प्रेजेंट था, फर्टिलिटी फैक्टर था, फर्टाइल था, तो वो ट्यूब फॉर्म कर सकता था। और जब ये ट्यूब फॉर्म कर लेता था, तो ट्यूब तो अपन इसको बाद में फॉर्म कराएंगे ना, तो जब ये ट्यूब फॉर्म करने के योग्य था तो उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पिलाई। ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पिलाई। अब जब ये ट्यूब फॉर्म कर लेता है तो ऐसे ट्यूब बनाते हुए साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बना के दूसरे बैक्टीरिया से कंबाइन कर लेता है। जब ये दूसरे बैक्टीरिया से कंबाइन कर लेता है तो जहां से कंबाइन करता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया पहले F+ सेल कहलाता था, इसके प्रेजेंट होने से, प्लाज्मिड के प्रेजेंट होने से F1 सेल कहलाता था, F+ सेल कहलाता था। अब उसने दूसरा वाला जिसके पास प्लाज्मिड नहीं था तो वो F- सेल था, उसको भी अब F+ सेल बना दिया। क्या बना दिया? F+ सेल बना दिया। तो जब भी ये कौन सा था? ये F+ था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक F+ सेल मिलता है F- सेल के साथ तो उसे F+ सेल बना देता है। प्लाज्मिड अपना इसको दे देगा तो इसके पास भी अब प्लाज्मिड आ गया तो ये भी F+ सेल बन गया। ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? आ गई। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये टुकड़ों में ट्रांसफर होता है, मैंने अभी बताया था। तो टुकड़ों में जब ये ट्रांसफर होता है तो क्या होगा कि छोटा सा टुकड़ा A वाला आया, B वाला आया, C वाला आया, ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जा रहा है। हर टुकड़ा जाता है पार्ट्स में जा रहा है। मान लो कॉन्जुगेशन बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, मान लो कि ऐसा हुआ था कि एक छोटा सा पोर्शन आ पाया था और कॉन्जुगेशन किसी रीजन से बीच में से ब्रेक हो गया, तो अब इसके पास छोटा सा टुकड़ा बचा है, इतना तो नहीं है कि पूरा आपस में प्लाज्मिड बना सके। तब क्या होगा? उस सिचुएशन में ये जो सेल है, उस सिचुएशन में ये सेल ऐसा हो जाएगा।
ऐसा, इसके पास ये है अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसी के साथ ये टुकड़ा हो जाएगा कंबाइन, इसी के साथ ये टुकड़ा क्या हो गया, कंबाइन हो गया। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ प्लाज्मिड का छोटा सा फ्रैक्शन अगर कंबाइन हो जाए, किस सिचुएशन में, जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज किसी रीजन से टूट गई थी और रेप्लिकेशन नहीं हो पाया था, तो ऐसे समय में जो बैक्टीरिया हमें मिलता है उसे हम कहते हैं HFR, उसे हम क्या कहते हैं, HFR। ठीक है, अभी बात समझ में, सब HFR क्या है, क्यों यूज होगा, वो सब बताऊंगी। पहले इतनी बात समझो, बैक्टीरिया का सेल था, इसको सिंगेमी करनी थी, सॉरी कॉन्जुगेशन करना था। कॉन्जुगेशन करने के लिए इसके पास था बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। ये थोड़ा लकी बैक्टीरिया है, फर्टाइल बैक्टीरिया है, यानी इसके पास फर्टाइल बैक्टीरिया F फैक्टर प्रेजेंट है और ये कहलाता है F+ सेल, क्योंकि प्लाज्मिड प्रेजेंट है और ये पिलाई बनाने की क्षमता भी रखता है। वहीं पर एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, तो उसको मैं कहती हूँ कि वो F- सेल है। मैं नहीं कहती, ऐसा हमारी बुक ने बोला है। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरे स्टेप में ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये दोनों बैक्टीरिया अपना कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाकर जुड़ जाते हैं। टेम्परेरीली जुड़ेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन है, अपना थोड़ा सा पार्ट प्लाज्मिड का इसमें डाल दिया। अगर पूरा प्लाज्मिड आ गया, मतलब कि ज्यादा पार्ट आया, तो क्या होगा, जो आधा पार्ट मान लो इसका आ गया, तो आधा अपने आप में यहां रेप्लिकेट करके पूरा बन जाएगा और आधा अपने आप में यहां रेप्लिकेट करके पूरा बन जाएगा। तो ये सिचुएशन अगर हुई तो बैक्टीरिया जो मिलेगा सेल वो होगा F+ सेल। पर मान लो किसी रीजन से ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ये टूट गया, ठीक है, टूट गया तो थोड़ा सा पोर्शन ही ट्रांसफर हो पाया। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन ही ट्रांसफर हो पाया प्लाज्मिड का। तो ऐसा सेल, ऐसा बैक्टीरिया का सेल जिसके खुद के बैक्टीरियल क्रोमोसोम में छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है, किस चीज का छोटा सा टुकड़ा, उसके प्लाज्मिड का, वही कंबाइन हो जाता है। बेचारा अकेला कहां जाके रहता, उसने कहा चल आजा, तू भी मेरे साथ आजा। ऐसा बैक्टीरियल सेल कहलाता है HFR, जिसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, मैं अच्छा ऊपर लिख देती हूं, यहां पे दिखेगा नहीं, ठीक है, जिसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। इसका मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज HFR, दिस इज HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन कहते हैं क्योंकि ये हमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ट्रैक करने में काम देता है। ट्रैक करने में कैसे मदद करता है, हम पता कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या है। अगर हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका पता लग जाएगा तो हम उससे आप ये समझ लो कि ट्रैक कर सकते हैं, है ना। ट्रैक करना, जैसे मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं या फिर हमने फूड ऑर्डर किया है ऑनलाइन खाने के लिए। अब वो फूड ऑर्डर डिलीवरी वाला जो आ रहा है वो हमको रास्ते में दिखता रहता है, अब कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा, तो हम उसे ट्रैक करते रहते हैं। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं इन दी आवर ऑफ नीड, यानी जब हमें ज़रूरत हो तब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये कौन सा बैक्टीरिया। जैसे कभी कभी होता है ना, नहीं समझ में आ रहा कौन से बैक्टीरिया की वजह से इतनी बीमारी हो रही है, तो अब कैसे पता करें। पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन के साथ टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने पर हमें पता चल जाएगा प्लाज्मिड कौन सा है, बैक्टीरियल सेल कौन सा है। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलता है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसा है, प्लाज्मिड कौन सा है। जो मैं कह रही थी ना, हमारे साइंटिस्ट बहुत जरूरी हैं, उनने सब पढ़ रखा है, वहीं से हम उसे मैच कर लेते हैं कौन से बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। इतनी बात समझ में। दिस इज अबाउट कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। दिस इज कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, ऑल राइट, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या लिखा है कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया के बारे में। पहले, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया टेक प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक मतलब जीनोम का जो कंबाइन होना है वो किसकी मदद से होता है बैक्टीरिया में? बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था? कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम इन 1946। वो भी किसमें किया था? ई कोलाई। ई कोलाई कौन होता है? एस्केरेशिया कोलाई। एस्केरेशिया कोलाई, ई कोलाई में उन्होंने सबसे पहले कॉन्जुगेशन देखा था। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के लिए। ये समझ गए होगे कैसे लिखना है ना। नेक्स्ट, conjugation occurs between two sexually different haploid strains of bacteria। दो अलग अलग स्ट्रेन थे, हाँ बिल्कुल थे। एक फर्टाइल स्ट्रेन था तो हम उसे F+ सेल कह रहे थे, एक फर्टाइल नहीं था तो हम उसे F- सेल कह रहे थे। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेन्स में होता है, वो भी हैप्लॉइड स्ट्रेन, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग। दूसरे में क्या होगा? वन ऑफ देम एक्ट एज डोनर जीन व्हाइल द अदर इज द रेसिपिएंट जीन। अगर आप इस पे जाओगे तो यहां पर डोनर कौन हुआ? ध्यान से देखो, डोनर कौन हुआ? यहां पे ये हुआ ना डोनर, इसने ही तो डोनेट किया था। और ये कौन हुआ? रेसिपिएंट हुआ। ये कौन हुआ? रेसिपिएंट, बैक्टीरिया हुआ। ये डोनर और ये रेसिपिएंट। तो एक जो है वो देने वाला बन जाता है, एक जो है वो लेने वाला बन जाता है कि भाई ले लेगा उससे अपना जो भी क्रोमोसोमल जीनोम मटेरियल है, और एक है जो अपना मटेरियल दे देगा। तो ये दोनों डोनर बन जाते हैं। मेल होता है डोनर और फीमेल जो है वो होती है रिसीव करने वाली, तो रेसिपिएंट। नेक्स्ट, डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया टर्म्ड एज F+ एंड F- बैक्टीरिया। F+ बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है? फर्टाइल बैक्टीरिया। F- कौन सा बैक्टीरिया है? इनफर्टाइल बैक्टीरिया। तो देखो, इनफर्टाइल बैक्टीरिया जैसा तो कुछ हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं F- और F+। फर्टाइल बैक्टीरिया इज F+, जो नहीं है वो F- रिस्पेक्टिवली। द डोनर पोजेस सेक्स फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर। अब वो जो सेक्स फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर है, वो किसके पास है? वो है डोनर के पास, यानी कि F+ के पास। ये बात तो हम समझ चुके हैं। यहां पर भी वही हो रहा है, पर इस पे हम बाद में आएंगे। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इट इज अ स्मॉल जेनेटिक पार्टिकल ऑफ सर्कुलर डीएनए। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये कौन है? इसको बल्कि आप लिख लो सर्कुलर डीएनए, तो आपके आंसर लिखने के लिए भी बहुत मदद होगी। दिस इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ये है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सर्कुलर डीएनए जो है वो क्या कर रहा है? छोटा सा एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। तो सेक्स फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई। वो जो फर्टाइल था उसमें सेक्स फैक्टर था जिसने सेक्स पिलाई बनवा दी थी, वो लंबा सा स्ट्रक्चर। जब डोनर F+ होता है, व्हेन डोनर F+ एंड रेसिपिएंट F- कम क्लोजर, F+ वाला F- वाला जब पास में आते हैं, अ कॉन्जुगेशन ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो कॉन्जुगेशन ब्रिज बन जाता है। ये एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया, और दोनों के बीच में ये रास्ता क्लियर। और ये कैसा ब्रिज बन गया है? दिस ब्रिज इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ब्रिज। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं। तो ये कौन सा वाला था? ये था F+, ये था F-, यानी कि ये था डोनर, ये था रेसिपिएंट। ये कौन है? डोनर और ये रेसिपिएंट। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, अच्छा, ये मैंने इसको डोनर और रेसिपिएंट क्यों बोला, समझ गए ना? ये है डोनर, ये है
रेसिपिएंट। ठीक है, आगे देखो, सेक्स पिलाई इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ब्रिज। सेक्स पिलाई क्या करता है, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनवा देता है दो बैक्टीरियाज के बीच में। द एफ फैक्टर जो है डिवाइड्स इनटू टू, आउट ऑफ विच वन रिमेन्स इन द डोनर एंड द अदर मूव्स टू द रेसिपिएंट थ्रू कॉन्जुगेशन ब्रिज। अब मैं एक चीज आपको ये समझाना चाहती हूं कि अभी तक मैंने आपको ये बताया ना कि ये F प्लस है और F ये माइनस है, तो आपको लग रहा होगा कॉन्जुगेशन के बाद मैडम आपने बोला वो F प्लस हो जाएगा, तो ये F प्लस वापस से कैसे बचा, इसका तो वहां चला गया होगा पूरा जीनोम। जीनोम क्या मतलब कि वो स्मॉल जेनेटिक डीएनए। क्या होता है, इसके पास जो प्रेजेंट था स्मॉल डीएनए, ये उसकी एक कॉपी भेजता है, एक कॉपी अपने पास रख लेता है। तो एक्चुअली में अगर मैं इसे एनलार्ज करके आपको दिखाना चाहूं तो होता यह है कि ये इसकी एक कॉपी है और ये इस तरीके से दूसरी कॉपी इसके साथ बनी हुई है, तो ये अपनी एक कॉपी निकाल करके दूसरे बैक्टीरिया को दे देता है। तो ये जो एक कॉपी है ये रेप्लिकेट, डीएनए की आदत होती है ना रेप्लिकेशन की, तो ये क्या करता है, रेप्लिकेट करके एक और कॉपी बना लेता है, तो ये पूरा हो जाता है। और जो एक कॉपी इसके साथ बनी थी वो रेप्लिकेट करके एक और कॉपी बना लेती है, तो ये भी 2 हो जाते हैं, ये भी पूरे हो जाते हैं। इस रीजन से आखिर में जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला सेल भी F प्लस होगा और ये वाला सेल भी कन्वर्ट हो जाएगा F प्लस में, दोनों में प्रेजेंट होगा एक एक कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट F माइनस सेल नाउ बिकम्स F प्लस सेल। एक कॉपी इसने दे दी, ये था F प्लस सेल, ये था F माइनस सेल। अब इसको एक कॉपी मिली, इसने दूसरी भी ऐड कर ली, तो ये F प्लस हो गया। इसीलिए F माइनस कन्वर्ट हो जाता है F प्लस सेल में। Thus conjugation between F plus and F minus strain always yield F plus progeny। कभी भी अगर conjugation का प्रोसेस किस किस के बीच में हो, conjugation का प्रोसेस कभी भी अगर F प्लस और F माइनस के बीच में होता है तो conjugation से हमेशा F प्लस ही बनता है, हमेशा F प्लस ही बनता है। ठीक है, F प्लस और F माइनस के कॉन्जुगेशन से हमेशा F प्लस प्रोजेनी बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्जुगेशन बीच में रुक जाए किसी रीजन से, आधा या छोटा सा टुकड़ा ही ट्रांसफर हो पाए एक सेल से दूसरे सेल में, तो उस सिचुएशन में वो क्या बना लेता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, यानी कि HFR, विच इज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो यहां पर एक पॉइंट अपने नोट्स में हमें ऐड करना है बैक्टीरिया वाले में। कहां लिखवाऊं, हाँ यहां पे लिखो, इसमें लिख लेना HFR, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, पूरा लिखवा दूं क्या, यहां पे अधूरा होगा, रुक जाओ पूरा लिखवा देती हूं। कभी कभी ये बना लेता है HFR। HFR क्या होता है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। HFR होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, और हम इसको एक और नाम से जानते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। क्या यूज है इस हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन का, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग, यानी पता लगाना स्ट्रेन करके कि कौन सा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, स्ट्रेनिंग ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात अलग से ऐसा बॉक्स बना करके कहीं पे याद रखना है, नोट कर लो इसको। डन, ओके, ऑल राइट। तो यहां पर हमारा बैक्टीरिया का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम देखेंगे। हेडिंग डालो, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम।
कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच अकर्स फ्रीक्वेंटली बिटवीन बाइनरी फिजन एंड इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूड वाइटलिटी ऑफ स्पीशीज। बाइनरी फिजन वाले प्रोसेस में ही साथ में हो जाता है और कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा हमने। अगर आप डर रहे हो कि अरे यार पैरामीशियम में आप क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब चालू किया था तभी बता दिया था कि कंटिन्यूटी, सेक्सुअल भी क्या, रिप्रोडक्शन से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बनी रहती है, चाहे वो कोई सा भी रिप्रोडक्शन हो। तो बस यही तो बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है और अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, जरा उसको देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना, जितना जाना है उतना बता दे रही हूं। पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है, देखो पहले हमारे पास एक पैरामीशियम ये है, एक पैरामीशियम ये है, ठीक है। दोनों पैरामीशियम के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है और डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? मैक्रोन्यूक्लियस, ये बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है और अंदर एक डिप्लॉयड यानी कि 2n माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये 2n माइक्रोन्यूक्लियस बन गया, इसने मियोसिस करा। मियोसिस करके ये क्या बनाता है? देखो हमेशा कभी भी अगर मियोसिस होता है तो मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम का जो सेट है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। तो पहले डिप्लॉयड था, अब ये इसको हैप्लॉयड बना देगा, हैप्लॉयड बना देगा, ठीक है। अब जब ये हैप्लॉयड गैमीट्स इसमें भी फॉर्म हो गए, हैप्लॉयड गैमीट्स इसमें भी फॉर्म हो गए, तो ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं थोड़ी देर के लिए पास पास आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन है ना, तो टेम्परेरीली ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। अपने अपने गैमीट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, गैमीट्स ट्रांसफर कर दिए, तो हो गई हमारी सिंगेमी। सिंगेमी हो गई। अब डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस इसके पास, डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस इसके पास। अब दोनों ऑर्गेनिज्म आगे जाकर इंडिविजुअली अलग अलग रहने लगेंगे और माइक्रोन्यूक्लियाई और न्यू मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यू मैक्रोन्यूक्लियाई बना है, अब एक्चुअली में ये जो सिंगेमी हुई थी, तो सिंगेमी के दौरान दोनों में डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस आ गया था, डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस आ गया था। अब वो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस आगे जाकर के क्या, देखो सेल डिवीजन, सेल तो न्यूक्लियोइड जो है वो तो डिवाइड कर सकता है, तो ये इसमें डिवाइड करेगा और नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब ये नया ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे जाकर के मैच्योर होगा, मैच्योर होगा तो न्यू मैक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। फिर ये भी अपने पार्टनर के साथ कंबाइन करके नया वापस से सिंगेमी का प्रोसेस करने योग्य तैयार हो जाएगा। यानी एक्चुअली में सिंपल भाषा में समझें तो क्या हुआ कि दो पैरामीशियम हुआ करते थे, एक पैरामीशियम ये है, एक ये है, इनके पास प्रेजेंट था मैक्रोन्यूक्लियस और था डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस। अब डिप्लॉयड से पहले हैप्लॉयड क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसने मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन कर लिया। जैसे ही रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो वो डिप्लॉयड जो था अब इस पैरामीशियम के अंदर हैप्लॉयड गैमीट्स बना दिए, हैप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बना दिया। अब हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई इसके पास भी था, इसके पास भी था, ठीक है। अब इनने क्या किया? अपने अपने मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियाई को कर दिया ट्रांसफर, एक दूसरे को दे दिया, तो दोनों के पास डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस वापस से बन गया। अब ये डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर नए पैरामीशियम में क्या करवा देगा? नए सेल्स, नए गैमीट्स फॉर्म करा देगा। अब ये गैमीट्स वापस से कैसे हैं? डिप्लॉयड। तो जब ये नए ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइन होने के लिए जाएंगे तो वापस से डिप्लॉयड से मियोसिस करके हैप्लॉयड बनाएंगे और ये चेन इनकी चलती रहेगी। ये हो गया इनका कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम का बहुत ज्यादा लोड नहीं है, पैरामीशियम में बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। किस चीज पर हमको ज्यादा फोकस करना है? हमें फोकस करना है बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने आपको बना के भी समझा दिया। यहां पर इसका फ्लो चार्ट है, आप चाहो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप इसका एक पिक्चर क्लिक कर लो। हाँ, नोट कर लो इस इमेज को, इट इज इंपॉर्टेंट। डन।
ओके तो यहां पर आपको ये सारी चीजें हो गई क्लियर। पैरामीशियम का और बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन होने वाला है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन है, पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन में सिंपल इजी प्रोसेस हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ ट्रांसफर नहीं होता। इतनी बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट Fine. So we are done with the both methods, most important methods of sexual reproduction जो हमें पढ़ने थे। आगे हम पढ़ेंगे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होने वाला है और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होने वाला है, फॉलोड बाय दी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, ये सारे सेशंस जो हैं इन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप टाइप करिए www.magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने वेब पेज ओपन होगा जहां आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। वहां पर जाकर के अपना टॉप कोर्स सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको नीट पे क्लिक करना है। यहां पर ऐसे रो में पूरा मिल जाएगा, तो नीट पर क्लिक करिए। जैसे ही नीट पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 12th नीट यूजी भी दिखेगा और क्लास 11th नीट यूजी भी दिखेगा। इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 12th नीट बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने 11th के सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी सेशंस रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं या डीपीपीज भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल हम 12th बायोलॉजी की नीट पढ़ना चाहते हैं तो हमने इस पर वॉच नाउ क्लिक किया। जैसे ही हम वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा वॉच ऑल वीडियोस। वॉच ऑल वीडियोस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करने से आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी टॉपिक्स की। उन टॉपिक्स में से आपको जो भी पढ़ना है उस पर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका वीडियो जो है वो आपके सामने प्ले हो जाएगा। और यही नहीं, इसमें ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का यहाँ पर। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप आगे के टॉपिक्स को भी तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है या आप 2 बार पढ़ चुके हो और सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हो तो फटाफट से इसकी स्पीड को तेज करके भी आप देख सकते हो। नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड 1.75 पे देख लो, 1.5 पे देख लो, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप रिवाइज कर पाओगे। रिविजन की ट्रिक्स हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप पूरी नीट की प्रिपरेशन हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई नीट के थ्रू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो को। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, लाइक तो कर ही देना है। जितनी चीज़ें मैंने आपसे आज याद करने के लिए बोली हैं, कमेंट सेक्शन में आप उसे याद करके लिख करके ही जाओगे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब कर लेने से चाहे गाइडेंस सेशन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी सेशन हो, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, सारी चीजें आपके पास खुद आ जाएंगी सिर्फ सब्सक्राइब कर लेने से। तो वो जरूर करना है और इसे शेयर करिए अपने सारे वर्चुअल ग्रुप्स में। सबसे पहले परम धर्म वही है हमारा कि हमें वर्चुअल ग्रुप्स में जरूर शेयर करना है और अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।